वेलकम बैक। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस में इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है। 27 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा है कि इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहिमी ताल्लुक़ कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जीक्यूटिव या मुक़न्नना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जाता है। अदलिया को उस वक्त तक तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए जब तक आइनी हुदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद लिखा कि पार्लिमान की जानिब से बनाए गए तमाम क़वानीन बिलाखिर किसी न किसी अंदाज में बुनियादी हुकूक तक पहुँचते हैं। अदालतों को समझना चाहिए कि बुनियादी हुकूक की ज़मानत तरक्की पसंद, लिबरल और मुतहरिक नुक्ता नज़र के साथ आइन में दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म देते हुए मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का फैसला रिमांड बैक कर दिया है। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हवेली जाती मिल्कियत है, मेरे वालिदैन भाइयों के जनाजे यहां से उठे हैं। तफसीलात इस्लामाबाद सेंटर की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के लाल हवेली की रजिस्ट्री मंसूख करने और सील करने के फैसले को रिमांड बैक कर दिया। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को लाल हवेली से मुतल्लिका मलकियाती केस दोबारा सुनने की हदायत कर दी। अदालत ने हुक्म में कहा है कि दरख्वास्त गुजार शेख सदीक को अपना मौकिफ पेश करने का पूरा मौका दिया जाए। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने करार दिया कि इंडिया में कानून बन गया, वहाँ एवीक्यू प्रॉपर्टीज का मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, मगर हमारे यहाँ महकमे कानून के मुताबिक नहीं चलते, जब मर्जी सरगर्म हो जाते हैं। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा कि लाल हवेली जाती मलकियत है, मेरे वालिदैन भाइयों के जनाजे यहाँ से उठे, बाकी अल्लाह पर छोड़ते हैं कि कौन नस्ली और असली है। उन्होंने कहा कि पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी निभाता है और हमें इस बात पर फख्र है। शेख रशीद का कहना था कि पाक फौज अजीम है, हमारी सियासत हमेशा फौज के साथ रही, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। आसिम मुनीर शहर की इज्जत है और नदीम अंजुम पर फख्र है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि अगर पुलिस को 5 अक्टूबर के केस में गिरफ्तारी मतलूब है, मेरे फोन पर कॉल करें, उसी वक्त थाने आ जाऊंगा, ड्राइवर और मुलाजिम को ना गिरफ्तार करें। शेख रशीद ने 9 मई को लानती प्रोग्राम करार देते हुए कहा कि वो ये इलेक्शन पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की हर हफ्ते बेटों से बात कराने की दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत ने 21 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराने का हुक्म दिया था। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने व्हाट्सएप पर चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराई। अदालत से इस्तदा की गई है कि हर हफ्ते के रोज चेयरमैन पीटीआई की व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने का हुक्म दिया जाए। समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स के मामले पर बुशरा बीबी को जारी हुक्म इम्तिना में तौसी कर दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मामला वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने का भी हुक्म दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि पहले आप ये बता दीजिए कि फोन रिकॉर्डिंग की जा सकती है, अगर किसी को फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो वो इजाजत किसने किसको दी है। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने दलाल देते हुए कहा कि पार्लियामान की तरफ से ऑडियो लीक्स मामले पर कार्रवाई रूल्स के मुताबिक नहीं, ऑडियो लीक्स इनफरादी शख्स के हवाले से थी जिसका पार्लियामेंट से ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट कमेटी को नजमुस साकिब के खिलाफ नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था। अदालत ने वफाकी हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए 1 माह की मोहलत देते हुए अटॉर्नी जनरल को मामला वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की पुलिस अफसरान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 3 नवंबर को जवाब तलब कर लिया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली के लिए फैसला कुन कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वजारत दाखिला ने फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर बेदखल करने की ऑर्डर जारी कर दिए हैं। वजारत कानून की तजवीज़ पर वफाकी वजारत दाखिला ने 1 नवंबर से फॉरेन एक्ट के तहत गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को बेदखली ऑर्डर जारी किया है। वजारत दाखिला ने पुलिस समेत तमाम मुतालिका इदारों को गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर
بے دخل کرنے کا پابند کیا ہے۔ معمولی جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افغان شہریوں کو بے دخل کیا جائے گا۔ سنگین جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افغان شہریوں کو بے دخل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ، پولیس، پروسیکیوشن اور جیل انتظامیہ کو خصوصی اختیار دے دیے گئے ہیں۔ پنجاب سے گرفتار افغانیوں کو بے دخلی کے لیے راولپنڈی میں قائم مرکز میں منتقل کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا سے گرفتار افغانیوں کو نوشہرہ اور چمکنی، بلوچستان سے گرفتار افغانیوں کو کوئٹہ، پشین اور قلعہ عبداللہ مرکز میں منتقل کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں صرف آخری ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ کل تک جنہوں نے ملک نہ چھوڑا تو اگلے دن سے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سینٹر کی یہ رپورٹ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی، منشیات، کلیشنکوف کلچر اور سمگلنگ جیسے بے شمار جرائم کی وجہ اخوان پناہ گزین رہے ہیں۔ ان جرائم کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان اور عسکری قیادت نے تمام غیر قانونی رہائشیوں کو اپنے ملک واپس جانے کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی ہے، جو کل پوری ہو جائے گی۔ ملک بھر میں لوگوں کی سکیننگ اور غیر ملکی افراد کی میپنگ کا عمل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز 6382 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے، جبکہ ابھی تک کل 92,928 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ افغان باشندوں کی وطن واپسی کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تورخم اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ غیر ملکی افراد کے پاس موجود دستاویزات کی جانچ پڑتال بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ 1 نومبر سے تمام غیر ملکیوں کو پاکستان بدر کرنے کے لیے بھی ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان افراد کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے ساتھ کاروبار کرنے یا انہیں پناہ دینے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان میں مقیم تمام غیر قانونی رہائشیوں کو اپنے ملک واپس جانے کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ 1 نومبر سے تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان بدر کرنے کے لیے ضروری احکامات کر دیے گئے ہیں۔ مختلف آبادیوں میں لوگوں کی سکیننگ اور غیر ملکی افراد کی میپنگ کا عمل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ ڈیڈ لائن کے بعد پہلے مرحلے میں ان افراد کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں۔ جعلی دستاویزات رکھنے والوں سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پکڑے جانے والے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے مختلف اضلاع میں ہولڈنگز ایریاز اور عارضی کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ ان کیمپوں سے بارڈر کراسنگ پوائنٹس تک غیر قانونی غیر ملکی افراد کے انخلاء کے دیگر ضروری اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اور شکایت درج کر دی گئی ہے۔ شکایت میں محسن اختر کیانی پر مبینہ 15 بے نامی جائیدادیں بنانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے مس کنڈکٹ کی بنیاد پر جسٹس محسن اختر کیانی کو بطور جج عہدے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اور شکایت درج کرا دی گئی ہے۔ شکایت میں محسن اختر کیانی پر مبینہ 15 بے نامی جائیدادیں بنانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے مس کنڈکٹ کی بنیاد پر جسٹس محسن اختر کیانی کو بطور جج عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ متن میں یہ کہا گیا ہے، شکایت ایڈوکیٹ راجہ مقصود حسین کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اور شکایت درج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی پر مبینہ 15 بے نامی جائیدادیں بنانے کا الزام ہے۔ درخواست گزار نے مس کنڈکٹ کی بنیاد پر جسٹس محسن اختر کیانی کو بطور جج عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اور شکایت درج کرا دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے کی وفات پر اظہار رنج و غم۔ ایکس پر پوسٹ کیا کہ مولانا طارق جمیل کے نوجوان صاحبزادے کی وفات پر دل بہت رنجیدہ ہے۔ بلا شبہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ میں دکھ کی اس گھڑی میں ان کے خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर बड़ा रिलीफ मिलने के इम्कानात कम हैं। आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों पर मामूली कमी या फिर बरकरार रखे जाने का इम्कान है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $90 फी बैरल हैं। एक्सचेंज रेट और आलमी मार्केट के बायस कीमतों में बड़ा रिलीफ नहीं बनता। ओगरा कीमतों से मुतालिक वर्किंग आज हुकूमत को भिजवाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। 16 अक्टूबर को रुपए की कदर में इजाफे के हवाले से भी कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 अक्टूबर को 288 रुपए से जायद पर ट्रेड कर रहा है। मरम्मत ऑपरेशन, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस समेत सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सारिफीन पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने के लिए दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। हुकूमती डेस्कोस की इजाफी अखराजात की वसूली के लिए नेपरा में दायर दरखास्त में कहा गया है कि मरम्मत और ऑपरेशन की मद में 4 अरब 61 करोड़, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए, जबकि बिजली सिस्टम इस्तेमाल की मद में 10 अरब 24 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। दरखास्तों पर समाअत 14 नवंबर को होगी। वेलकम बैक। पीआईए और पीएसओ के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद पीआईए को ईंधन की सप्लाई बहाल होना शुरू हो गई है। पीआईए का अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल हो रहा है। पीआईए और पीएसओ के दरमियान ईंधन फराहमी के मामला तय पा गए हैं और पीआईए को ईंधन की सप्लाई बहाल हो गई है और पीआईए का ऑपरेशन अब बहाल होना शुरू हो गया है। परवाज़ों का शेड्यूल आज से मामूल पर आना शुरू हो गया है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों केस में परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। जी हाँ, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस है और पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर यह फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कब तक सुनाया जाएगा, इस बारे में अभी कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस है। परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सिप्तैन अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। सिप्तैन, आगाह कीजिएगा। परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सिप्तैन अली से राब्ता बहाल हुआ है। सिप्तैन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबका वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज़ इलाही को आज दो रोज़ा जिस्मान जो है रिमांड जो ख़त्म होने पर जो अदालत में जो पेश किया गया एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही का मजीद जो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो मांग रही है परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियाँ की। वकील एंटी करप्शन का कहना था परवेज़ इलाही से मजीद जो तफ्तीश जो जारी, अदालत तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद परवेज़ इलाही का मजीद रिमांड के लिए जो है एंटी करप्शन ने इस्तदा की। परवेज़ इलाही का मोबाइल फ़ोन अभी तक बरामद नहीं हुआ, वकील एंटी करप्शन का कहना था। परवेज़ इलाही का तफ्तीशी अफसर ने मोबाइल फ़ोन जो रिकवर करना है, इस हवाले से उन्होंने मजीद जो है जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। परवेज़ इलाही के मोबाइल फ़ोन का फ्रांजा करवाना है। 41 लाख रुपए जो कि रिकवर है उसका भी मालूम करना है कि पैसे जो किस शरीक मुलजमान के वकील का कहना था कि परवेज़ इलाही के 2 घर हैं, एक और दूसरा गुजरात वकील एंटी करप्शन दोनों मुलजमान में क्या पेश रफ्त हुई है, इस हवाले से गुजरात लेकर जाना है
जो कि चौधरी परवेज लाई की तबीयत खराब हुई है, वकील जो एंटी करप्शन इस वजह से जो है गुजरात जो है नहीं जा सके, फिर भी परवेज लाई को डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। अब गुजरात परवेज लाई के घर जाना, वहाँ से जो कुछ चीज़ें जो है वो जो बरामद करी दौरान समाज परवेज लाई खुद रोस्टर पर आगे कुरान मजीद उठाने को तैयार है, मुझे कहीं नहीं लेकर गए, मैंने आज तक कोई करप्शन नहीं किया, मेरी उम्र इस वक्त जो 70 बरस की है। अदालत ने जो है एंटी करप्शन के साथ फैसला जो महफूज कर लिया। सिप्तैन अली हमें अपडेट कर रहे थे। पीआईए और पीएसओ के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद पीआईए को ईंधन की सप्लाई बहाल होना शुरू हो गई है। पीआईए का अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज स्टेट बैंक कराची में होगा। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज स्टेट बैंक कराची में होगा। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का फैसला किया जाएगा। ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर रुपए के इजाफे के बाद 282 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 51,000 की हद अबूर कर गया है। मार्केट 294 पॉइंट्स के इजाफे से 51,238 पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 51,000 की हद अबूर कर गया है। सोलर पैनल की दरामद की आड़ में ट्रेड, 20 मनी लॉन्ड्रिंग और ओवर इनवॉइसिंग की रकम वापस मंगवाने के लिए एफबीआर मुतहरिक हो गया है। एफबीआर के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूएई, सिंगापुर और चीन की कस्टम इंतजामिया से राबता कर लिया है। सोलर पैनल की दरामद की आड़ में ट्रेड बेस, मनी लॉन्ड्रिंग और ओवर इनवॉइसिंग की रकम वापस मंगवाने के लिए एफबीआर मुतहरिक हो गया है। एफबीआर के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूएई, सिंगापुर और चीन की कस्टम इंतजामिया से राब्ता भी किया है। ट्रेड बेस, मनी लॉन्ड्रिंग और ओवर इनवाइसिंग रकम वापस मंगवाने के लिए एफबीआर मुतहरिक हो गया है। एफबीआर का यूएई, सिंगापुर और चीन की कस्टम इंतजामिया से राब्ता, और आपको बताएं कि 18 अरब से ज़ायद रकम यूएई, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड और यूएस भेजी गई है। एफबीआर के पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं। यूएई 8 अरब, सिंगापुर 6 अरब से ज़ायद और स्विट्ज़रलैंड 1.25 अरब ट्रांसफ़र किए गए हैं। दस्तावेज़ात एफबीआर के पास हैं। सोलर पैनल की दरामद की आड़ में ट्रेड बेस, मनी लॉन्ड्रिंग और ओवर इनवाइसिंग की रकम वापस मंगवाने के लिए एफबीआर मुतहरिक। कराची भर में आज से 5 नवंबर तक पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है। पोलियो मुहिम के दोबारा आगाज़ का फैसला कराची हालिया पोलियो केस ज़ाहिर होने के बाद किया गया है। अवाम इंसदादे पोलियो टीम्स के साथ ताउन करें, बच्चों को माजूरी से बचाएं और पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी बुलवाएं। दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो वायरस ताहाल मौजूद है। हमें पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।